नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी केयूएस जी क्विज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सभी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रीवियस पेपर देखने वाले हैं, जिसमें कि हम सभी सेक्शन जो देखेंगे वो सिर्फ साइंस का ही सेक्शन देखने वाले हैं। यानी कि जितने भी साइंस का सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है वो हर शिफ्ट का हम सभी क्वेश्चन कवर करते चलेंगे पार्ट बाय पार्ट। बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक है, जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन है। तो आप सभी इसे कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी देखिएगा। जो 2024 में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप सभी इसे कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड जो चैनल पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आप सभी को कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम्स का। फ्रेंड आज के सेशन को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराते, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है। तो देखिए एक गाड़ी का ऑडोमीटर जो मापता है गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये 11/6/2023 को क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम पाली में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एलपीजी कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। यानी कि एलपीजी में जो हाइड्रोकार्बन जो मौजूद होता है वो कौन सा होता है। तो याद रखिएगा ये सभी होता है। आईएसओ ब्यूटेन होता है, एन ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है। यानी कि ये सभी मौजूद होता है। इसमें ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि तरंग लंबाई आमतौर पर व्यक्त की जाती है। तो देखिए तरंग लंबाई आमतौर पर जो व्यक्त की जाती है वो एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसमें किया जाता है? एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत जो वर्गीकृत किया गया है वो किसको किया गया है? साइकस को किया गया है। यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा किसको किया गया है? साइकस को किया गया है। क्यों किया गया है? याद रखिएगा क्योंकि ये लंबे समय तक जीवित रहता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि सेल के विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है। तो देखिए सेल की विद्युत वाहक बल की इकाई जो होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। और वोल्ट को हम सभी भी से दर्शाते हैं। देखिए आप सबको बताना चाहते हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए जो है कि कोर्सेज लॉन्च कर दिया गया है, जो मिनिमम फी में कंप्लीट आप सभी को तैयारी करवाया जा रहा है, जहां पे आपको संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। टॉपिक वाइज क्लासेस आपको मिलने वाला है, बिल्कुल थ्योरी क्लास आपको मिलने वाला है। प्लस में आपको नोट्स मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट भी दिया जाएगा और हर सब्जेक्ट का ई बुक आपको मिलने वाला है। जिस प्रकार से आपका सीबीटी होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसी पैटर्न पर आप सभी को इसी में टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप अपना स्कोर चेक कर पाइएगा। तो बिल्कुल जाइए तैयारी कीजिए। अगर एक सीट पक्का करना चाहते हैं 2024 में सरकारी कॉलेज में और डीएलएड का सपना है करने का, टीचर बनने का, तो जाइए आप सभी अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर अभी से तैयारी कीजिएगा तो आने वाला समय में आपका परफेक्ट तैयारी हो जाएगा और आप एक बार में रिजल्ट बना लीजिएगा। तो जाइए आप सभी ज्वाइन कीजिए। आप सभी ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, वहां पे जाके डायरेक्ट आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करके क्या करना है, डायरेक्ट कोर्सेज को बाय कर लेना है। तो जाइए ज्वाइन कीजिए। अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर मिनिमम समय के लिए रहने वाला है, तो जाइए इस ऑफर का लाभ लीजिए आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, मानस अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, वन्यजीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा असम में स्थित है मानस। यहीं पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सिंह गंडा के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नंदा देवी कहाँ पे है जी? उत्तराखंड राज्य में, जिसे हम सभी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजस्थान राज्य में स्थित है। रणथंभौर भी राजस्थान राज्य में स्थित है। अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी को उड़ेला जाए तो उपस्थित होने के उपरांत बीकर में नीचे से ऊपर की ओर उनका क्रम सही होगा। यानी कि नीचे से ऊपर की और क्रम बताना है इसमें। तो ऑप्शन देखिएगा, तो नीचे दिया हुआ है ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा पता है? नीचे से ऊपर की बात किया गया ना, बिल्कुल मरकरी हो जाएगा, पानी हो जाएगा, तेल हो जाएगा। तो पहले मरकरी जो कि तर में रहेगा, उसके बाद पानी आएगा, उसके बाद तेल। तेल सबसे ऊपर रहेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि वह कारक जो वाष्प उत्सर्जन दर को प्रभावित नहीं करता है उसे हम सभी क्या कहते हैं? बिल्कुल ये ऑक्सीजन नहीं करता है। ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन जो है कि फ्रेंड ये वाष्प उत्सर्जन दर को प्रभावित नहीं करता है, जबकि आपका हवा का वेग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, प्रकाश की तीव्रता, ये सभी प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है।
देखिए यहाँ पर तत्व से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपसे क्या कह सकते हैं, देखिए मार्बल जो है ये एक यौगिक है। मार्बल क्या है, ये एक यौगिक है, बताए थे आप सभी को। पत्थर जो होता है ये एक मिश्रण होता है। वहीं पर धोवन सोडा जो है ये भी क्या है, ये आपका एक यौगिक है। जबकि ग्रेफाइट क्या है, ये एक आपका तत्व है, ध्यान रखिएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, धोवन सोडा का सूत्र पूछा जाए तो याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। फिर से रिपीट कर रहे हैं, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, जो कि एक यौगिक है। वहीं पर अगर मार्बल की सूत्र की बात किया जाए तो इसका सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सी प्रजाति भारतीय मधुमक्खी की नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा एपिस मेलिफेरा। ये भारतीय मधुमक्खी का प्रजाति नहीं है। ये कहाँ का है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ये सभी में ये देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, शुद्ध पानी का पीएच मान क्या है। तो देखिए शुद्ध पानी का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पानी क्या होता है, उदासीन होता है। देखिए 7 से जो कम होता है उसे हम सभी क्षार कहते हैं, और 7 से जो अधिक होता है उसे हम सभी अम्लीय कहते हैं। पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, तार की पदार्थ यानी कि प्राकृतिक पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि दिए गए आरेख के नामांकित भाग का सही क्रम छांटना है। यहाँ पर आरेख 1 2 3 4 दिया हुआ है, इसको छांटना था। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, एक्रोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और पूंछ हो जाएगा। यानी कि पहला जो है ये क्या है आपका, ये आपका एक्रोसोम है। क्या है, एक्रोसोम है ये। उसके बाद जो है ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। और उसके बाद यहाँ जो है 3 नंबर में ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये 4 नंबर जो है ये आपका पूंछ है। तो ये आपको यहाँ पर क्या करना था, सजाना था आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है। तो देखिए वाष्पीकरण दर सबसे अधिक है जो ऑप्शन के हिसाब से पेट्रोल। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन रिक्तीकरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। देखिएगा ओजोन परत में छिद्र होने लगा है, इसका कारण क्या है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही हो रहा है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे एसी हो गया, उसके बाद जो है कि आप सभी फ्रिज चलाते हैं, वहीं से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का सबसे उपयुक्त भेद कौन सा है। ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, डीएनए के चारों ओर नाभिकीय आवरण का अभाव और झिल्ली से बंधे हुए जीवों का अनुपस्थिति होता है इसमें। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था आप सभी से। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का सबसे उपयुक्त भेद जो है वो कौन सा है। तो ऑप्शन में बी इसका करेक्ट है कि डीएनए के चारों ओर नाभिकीय आवरण का अभाव होता है और झिल्ली से बंधे हुए जीवों का अनुपस्थिति होता है इसमें, यही एक मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि कौन सा उत्तक संबंधीय बंडल बनाता है। देखिए संबंधीय बंडल जो बनाता है जाइलम और फ्लोएम बनाता है। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक वस्तु x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा हो तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में क्या होगा। देखिए जब गिर रहा है तो उस समय गतिज ऊर्जा रहेगा, अगर आधा दर में रुक जाएगा तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो यानी कि गति और स्थितिज दोनों होगा। तो ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो होता है वो क्या होता है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो होता है वो आपका केंद्र होता है, जिसे हम सभी नाभिक भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि CaCl2 का साधारण नाम क्या है। इसका साधारण नाम जो है ब्लीचिंग पाउडर है, ध्यान रखिएगा। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, याद रखिएगा। क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, जिसे हम सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, ये 11/6/2023 का द्वितीय पाली का ये साइंस का पेपर है डीएलएड का।
तो याद रखिएगा आप सभी, भूमध्य रेखा पर कम होता है जबकि ध्रुव पर अधिक होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण यानी छोटी जी से इसको हम सभी प्रदर्शित करते हैं, बड़ी जी को हम सभी गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण को हम सभी छोटी जी से करते हैं, यानी कि छोटी जी का मान सबसे कम जो होता है वो भूमध्य रेखा पर होता है और सबसे अधिक जो होता है वो ध्रुव पर होता है। अगला क्वेश्चन है गैस के कण। तो गैस के कण क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऑक्टेन का नियम किसने दिया था? देखिए, ऑक्टेन का नियम कह लीजिए या अष्टक का नियम कह लीजिए, ये न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था 1865 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1865 ईस्वी में दिया गया था, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला है, अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर प्रति सेकेंड हो तो आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो तो तरंगदैर्घ्य का मान सेंटीमीटर में क्या होगा? यहाँ पर मीटर सेकेंड में दिया हुआ है और यहाँ सेंटीमीटर में आप सभी से आंसर मांग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन क्या कहा गया है समझिएगा, तरंगदैर्घ्य पूछा गया है। तो तरंगदैर्घ्य बराबर क्या होता है पता है? ध्वनि का वेग बटा आवृत्ति होता है। ध्वनि का वेग बटा आवृत्ति होता है। तो ध्वनि का वेग कितना, यानी कि ध्वनि का चाल कितना है? 340 दिया हुआ है और बटा क्या हो जाएगा? बिल्कुल आवृत्ति। आवृत्ति कितना दिया हुआ है? 1700 हर्ट्ज दिया हुआ है। अगर इसको काटिएगा तो ये आपका 0.2 बार में कटेगा, 0.2 बार में कटेगा और ये मीटर में आएगा, ठीक है, 0.2 मीटर आ जाएगा काट के। तो हमको क्या करना है? सेंटीमीटर में बदलना है। तो 0.2 को सेंटीमीटर में बदलना है तो इसको 100 से गुना कर दीजिए, ये आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि सभी प्रोकैरियोटिक जीवों का डैश किंगडम जगत के अंतर्गत रखा गया है। जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव जो है ये किस किंगडम के अंतर्गत रखा गया है? तो ये मोनेरा में रखा गया। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी हैं वो सभी किस में रखा गया है? मोनेरा में रखा गया है। जैसे जीवाणु हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा आदि हो गया, ये सभी जो है कि मोनेरा जगत में हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है? इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है? फूलों की अक्षीय स्थिति, ये एक लक्षण प्रभावी है। फूलों की अक्षीय स्थिति, ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक के बीच का अंतर संबंधित है। ये सभी ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कोशिका से क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कोशिका से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जितने भी है ये सभी कोशिका का सेक्शन है, तो उस टॉपिक को कवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा न्यूक्लियस होगा। ध्यान रखिएगा, जिसे हम सभी केंद्रक भी कहते हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया था? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का अंतर संबंधित है न्यूक्लियस से। ध्यान रखिएगा आप सभी। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है? वास्तविक केंद्रक रहता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? तो देखिए, नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सूर्य का प्रकाश, जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। जबकि लकड़ी हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला, ये गैर नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, जो कि आगे चल के भविष्य में खत्म हो सकता है। अगला है ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? तो देखिए, ग्रीन मफलर जो संबंधित है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ये एक योजना है ग्रीन मफलर, जो कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने से संबंधित है। जिस क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा है वहाँ पर क्या किया जाएगा? वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाएगा, वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे कि ध्वनि को वो अवशोषित करेगा। ये एक योजना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। जिन कोशिकाओं में गुणसूत्र के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं वो कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम सभी? तो इसे हम सभी पॉलीप्लाइड कहते हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा, या तो हिंदी में कहे तो बहुगणिता कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थेरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो देखिए, डिप्थेरिया हो गया, टेटनस हो गया, काली खांसी के लिए जो दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है? बिल्कुल डीपीटी का टीका दिया जाता है। तो आपसे कह सकते हैं ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये डीपीटी का टीका ही लगाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? तो यहाँ पर उपधातु से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। सिलिकॉन एक आपका उपधातु है, जबकि सभी जितना है सोडियम हो गया, सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सभी आपका धातु हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। भूमंडलीय तापमान के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं? तो तापमान के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जो है वो आपका कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग जी, बिल्कुल CO2।
कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। तो देखिए इसमें त्वरण का मात्रक जो नहीं हो सकता है वो किलोमीटर प्रति सेकंड त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। किलोमीटर प्रति सेकंड त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है, जबकि किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो सकता है, उसके बाद जो कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो सकता है त्वरण का मात्रक, जबकि किलोमीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं हो सकता है। अगला है निम्न में से कौन सी क्रांति ने खाद्यान्न उत्पत्ति में वृद्धि सहयोग किया है। तो देखिए खाद्यान्न की उत्पत्ति की बात किया जाए तो ये हरित क्रांति था। सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था, ध्यान रखिएगा, गेहूं की उपज में वृद्धि हो गया था। श्वेत क्रांति आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगला है न्यूलैंड का संबंध जो है वो किससे है। न्यूलैंड का संबंध जो है वो अष्टक का नियम से संबंधित है, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। किस रंग वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। ये फर्स्ट दिन ही क्वेश्चन पूछा गया था, 6/6/2023 में जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसी शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था, फिर इसमें रिपीट किया गया है। तो याद रखिएगा तरंगदैर्घ्य जो सबसे अधिक होता है वो लाल रंग का होता है, और सबसे कम जो होता है वो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। अगला है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए शक्ति का एसआई मात्रक आपका वाट होता है। क्या होता है, वाट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1 वाट बराबर जो होता है 1 जूल होता है, 1 जूल प्रति सेकंड होता है 1 वाट बराबर।